नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो सुषमा डेयरी फार्म के ब्रीड और फीड के बारे में होने वाला है। और बाकी मैनेजमेंट का आपने वीडियो देख रखा है। तो आखिर कैसे मैनेज करते हैं, कैसे फीड देते हैं, कैसे ये सारी की सारी चीजें, कैसे एक बछिया को तैयार करते हैं, इनके पास क्या अनुभव है, कैसे शुरुआत किए थे करना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो तैयार करने से कतराते हैं। आज हम इनके पास देख सकते हैं कि 9-9 महीने की बच्चियां, 12-12 महीने की बच्चियां जो प्रेग्नेंट हो जाती है, कैसे हो जाती है, क्या इनका मंत्रा है, क्या इनका राज है, दूध निकलता है तो कहाँ सेल होता है, कैसे सेल करते थे शुरुआत में, बहुत सारी चीजें हम वीडियो में जानने वाले। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बना तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो ये सर से बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। सर, तो आप जो डेयरी फार्म के साथ ट्रेनिंग भी देते हैं, तो थोड़ी सी आप ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे कि ट्रेनिंग। हमारे फार्म पे हमने मान लो 2.5 साल से ट्रेनिंग का काम शुरू किया हुआ है जी। 2-2.5 साल हो गए। हमारे पास मान लो महाराष्ट्र से, राजस्थान से, गुजरात से, अच्छा, बिहार से भी और यूपी से, जम्मू से, कई जगह से आया है ट्रेनिंग लेके और काम कर रहे हैं। जी जी। तो हमारा बेसिकली अपने फार्म पे लाइव ट्रेनिंग है हमारे यहाँ। अच्छा, प्रैक्टिकली उसको करना पड़ेगा। मान लो नौकर है, मिल्किंग करते हैं, उसको मान लो मिल्किंग करनी सिखाई जाएगी, फीडिंग के बारे में बताया जाएगा, पशुओं की ब्रीडिंग के बारे में बताया जाएगा, और इनके मान लो बीमारियों के बारे में, आप बीमारियों की कैसे पहचान कर सकते हो, हमारा पशु बीमार है कैसे है, उसको थोड़ा उसका ट्रीटमेंट के बारे में भी उसको बताया जाएगा। आप नॉर्मली ये ट्रीटमेंट दे सकते हो, बाद में डॉक्टर को बुला के दिखा सकते हो। और मान लो आपको साइलेज कैसे डालना है, कितना साइलेज डालना चाहिए, फीड कितनी डालनी चाहिए, आपके पशु को गर्मी में, सर्दी में, बारिश के मौसम में कैसे मैनेज करना चाहिए, ये ट्रेनिंग में हम उसको पूरा 10 दिन का हमारा ट्रेनिंग का बैच है। अच्छा। हम उसमें उसको पूरा सिखा देते हैं 10 दिन में। देखो, जो अगर काम करने की इच्छा से, लगन से आएगा वो तो 10 दिन में पूरा सीख जाएगा। जी जी। हाँ। और हमारा यहाँ मान लो ट्रेनिंग का 15,000 रुपए फीस है। अच्छा। और खाने रहने की व्यवस्था है। हम अपने फार्म पे 2 या 3 मेंबर एक बार में रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते। अच्छा। और घर का खाना मिलेगा और रहने के लिए अच्छा कमरा है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो 10 दिन में 15,000 रुपए की ट्रेनिंग की। हाँ, 10,000 में 15,000। एक बार में कितने बंदे को ट्रेनिंग देते हैं? 2 या 3 मेंबर, ज्यादा रखते नहीं। अच्छा, 2 से 3 है? 2 या 3 बस। अच्छा अच्छा। हाँ जी। जानना चाहेंगे, जैसे फार्म मैनेजमेंट, आपके पास 65 लीटर की भी पशु आई। हाँ जी, हाँ जी। और 16 लीटर की भी पशु थी। हाँ। तो इनका मैनेजमेंट मतलब कैसे करते हैं? जैसे फीड देना, आपने बताया कि ब्रीड, फीड और मैनेजमेंट 3 चीज होता है, जो कि डेयरी फार्म का सक्सेस मंत्र है। तो पहले हम बात करेंगे ब्रीड पर बात करेंगे। तो ब्रीड कैसे आखिर तैयार करेंगे, कैसे स्टार्टिंग से करेंगे, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। ब्रीड के बारे में देखो, अगर आपके पास 20 लीटर 15 लीटर वाली गाय भी है। अच्छा। पहली तो बात है, जो अगर आप आज नया फार्म शुरू कर रहे हैं, तो कम से कम भी 25 लीटर वाली गाय से शुरू कीजिए। अच्छा। ये आज के टाइम में जो है 18 से 20 लीटर गाय के ऊपर खर्चा आता है। अच्छा। दूध का। अगर वो 18 लीटर दूध दे रही है तो 18 लीटर का आपको उस पर खर्चा करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, अगर जो आपको 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर वो बचा के दे रही है, वो आपका है। अच्छा। 18 लीटर से ऊपर है। अच्छा। तो कम से कम 25 लीटर की गाय लो और उसके अपने फार्म की शुरुआत करो। फिर उसमें आप अच्छा सीमन, वर्ल्ड वाइड के भी सीमन आते हैं। अच्छा। डेनमार्क के भी हैं, जर्मनी के। अच्छा। सीमैक्स के हैं। अच्छा। अच्छे सीमन से अपने फार्म पे ब्रीडिंग करो, अच्छा सीमन अपनी गाय में लगाओ। अच्छा अच्छा। हर बार अच्छा सीमन लगाओ तो आपकी ब्रीड इंप्रूव होती चली जाएगी। अच्छा। तो वो हर साल कम से कम 10% 15% दूध आपका बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे सर, अच्छा अच्छा, आपने जब 2010 में ब्रीडिंग स्टार्ट किया तो पहली बार कौन सा सीमन आपने इस्तेमाल किया था सर? उस टाइम पे हमने वर्ल्ड वाइड का सीमन यूज किया। वर्ल्ड वाइड 2010 में? हाँ, उससे भी पहले है वर्ल्ड वाइड। तो अच्छा, उससे पहले भी मिलता था? पहले वर्ल्ड वाइड का सीमन मिलता था। देखो, हमें जब डॉक्टर के पास गए तभी पता लगा हमें भी। अच्छा। मान लो बाहर निकले तो तब पता लगा, मान लो सीमन वर्ल्ड वाइड का सीमन लगाना चाहिए, उससे ब्रीडिंग अच्छी होती है। बाहर का इंपोर्टेड सीमन है। अच्छा। यूएसए की कंपनी है। अच्छा। तो हम 2010 से ही मान लो वर्ल्ड वाइड का सीमन लगाना शुरू किया। अच्छा अच्छा। और बीच में हमने डेनमार्क का भी लगाया और सीमैक्स का भी लगाया, कनाडा का। अच्छा अच्छा। हाँ, और इस बार हमने अपने फार्म में सीमैक्स का भी लगाया है, वर्ल्ड वाइड का भी लगाया है और जर्मनी का भी लगाया है, जो एसएजी के पास बुल है। अच्छा अच्छा। बरेली में वो इम्पोर्टेड बुल है, बाहर से बुल आए थे। छोटे बच्चे आए थे 6-7 महीने के, आज वो काफी बड़े हो चुके हैं, सीमन दे रहे हैं। तो उनका सीमन में अपने फार्म में लगाया हुआ है। और सितंबर में काविंग आया उन्हीं सीमन की, जो गाय उनसे प्रेग्नेंट है। अच्छा। सितंबर में 15 कराते हैं सर, वो सितंबर महीने से ही कराते हैं? हाँ, काविंग का जो प्रोसेस है हमारा वो 15 सितंबर के बाद है। अच्छा। देखो, अभी गर्मी का टाइम है जी। इस गर्मी में तो जो अच्छा एनिमल होगा, बड़ा एनिमल होगा, तो उसकी काविंग में बड़ी परेशानी आती है। एक तो वो दूध नहीं पूरा दे पाता, पीक नहीं आएगा उसका। और ज्यादा दूध होगा तो ज्यादा दूध में देखो बीमारी भी आएगी गर्मी की वजह से। ना तो वो इनटेक खाना खा पाएगा, पूरा खाना नहीं खा पाएगा, दूध वो देगा तो वो कमजोर हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो इसी वजह से हम अपने फार्म पे 15 सितंबर से लेकर और मार्च तक की काविंग का टाइम रखते हैं। अच्छा। हाँ, और एआई का टाइम हमारे फार्म पे दिसंबर से लेकर और जून तक अब। अच्छा। ये लास्ट महीना है। अच्छा। अगर इसके बाद भी अगर कोई 1-2 गाय रह गई तो हम उसको छोड़ देंगे, उसको फिर दोबारा दिसंबर में ही
एआई करेंगे उसकी। अच्छा, दिसंबर में ही करेंगे। हाँ, उसका रीजन यही है, देखो वो सही टाइम पे भी आएगी, और देखो ब्रीड आज इतनी अच्छी इंप्रूव हो गई है, तो अगर कोई गाय 2 साल में भी आती है तो वो लगातार दूध देती है हमारे पास, 25 लीटर से डाउन हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो वो अपना खर्चा निकालती रहेगी, और जैसे अगली बार वो भी आएगी वो 10% अपने काविंग जो उसका ब्याह था उससे भी 10% ज्यादा दूध देगी। अच्छा। हाँ, तो पहली बार में आपने WWS का इस्तेमाल किया, तो मतलब एक जनरेशन में WWS, फिर उसके बाद अगली बार में बदल देंगे। हाँ, फिर देखो बीच में सीमैक्स भी लगा है, हाँ। वर्ल्ड वाइड आज भी लग रहा है। अच्छा। हाँ, सीमैक्स भी लगाया है बीच में, डेनमार्क भी लगाया है। अच्छा अच्छा। हाँ, सीमन तो बदल के लगाते रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वर्ल्ड वाइड का इस बार भी है। अच्छा अच्छा। हाँ, इस बार भी लगा है, जर्सी में लगाया है वर्ल्ड वाइड का हमने। अच्छा। हाँ, तो ब्रीडिंग करने में सर क्या क्या चीजों का ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा सा आप ये भी बताएंगे सर? ब्रीडिंग के बारे में तो देखो हमें अपनी गायें देखनी चाहिए, हमारी गायें कैसी है, जी फिर वो सीमन का रिकॉर्ड देखना चाहिए। जी। मान लो कितने दूध वाला बुला है, अच्छा। ठीक है, मान लो उसके 12,000 लीटर का है, 13,000 लीटर का है, 14,000 का है, कितने हजार लीटर का है, उसके हिसाब से देख के अपने फार्म पे सीमन लगाना चाहिए। अच्छा। और उसके मान लो स्कोर वगैरह देखने चाहिए, लेग स्कोर, ऑर्डर स्कोर। अच्छा। हाँ, जिससे मान लो आगे टांगे मजबूत आए। अच्छा। ऑर्डर है, अच्छा। जिसको आयन बोलते हैं, जिसमें दूध इकट्ठा होता है, हाँ। वो अच्छा आना चाहिए पूरा। मान लो कम्पैक्ट ऑर्डर होना चाहिए, चिपका हुआ होना चाहिए, लटक में ऑर्डर नहीं होना चाहिए। अगर ऑर्डर हिलेगा तो उसमें मास्टाइटिस की प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी। अच्छा। अगर ऑर्डर चिपका हुआ होगा पूरा तो उसमें मास्टाइटिस की समस्या कम आएगी। जी। थनों का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। मीडियम साइज का थनों, ये चीज सारा कुछ देख के तब सीमन लगाते हैं हम। अच्छा। हाँ जी। और क्या परेशानियां आती है उसके बारे में आप बताएंगे ब्रीडिंग करते समय में सर? ब्रीडिंग करते समय इन ब्रीडिंग का ज्यादा रहता है। अच्छा। हाँ, इन ब्रीडिंग देखो जैसे अब आप काम शुरू करोगे ना, तो इन ब्रीडिंग के बारे में देखो अभी से ही, जब भी कोई नया फार्मर काम शुरू करना चाहता है तो एकदम सारी नॉलेज एकदम उसको मिल नहीं पाएगी जी। वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो ये सोचेगा काम कैसे करूं कैसे ना करूं जी जी। इन ब्रीडिंग होती है 17 से 18 पीढ़ियां देखनी पीछे की। अच्छा। हाँ, उसका कोई बुला आपस में मैच नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, जैसे हमारी शादी होती है, रिश्ता होता है, तो गोत्र वगैरह नहीं मिलने चाहिए, तो वही इनमें है। अच्छा। तो इनकी जनरेशन आपस में मिलनी नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, अगर देखो अगर वो मिलेगी, देखो ब्याएगी तो है ही, बछड़ी भी आएगी, बछड़ा भी आएगा। अगर बछड़ी आएगी आपके फार्म पे, गाय भी तैयार होगी, वो दूध भी देगी जी जी। लेकिन थोड़ी जो उसकी इम्यूनिटी होगी ना, वो थोड़ी डाउन रहेगी। अच्छा। हाँ, वो मान लो मौसम का वो झटका सहन नहीं कर पाएगी जी जी। हाँ, तो उसकी इम्यूनिटी डाउन रहेगी, थोड़ा बीमार रहेगी। अच्छा। इन ब्रीडिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट यही रहता है। अच्छा। हाँ। दूध वगैरह में इफेक्ट आता है? दूध में भी इफेक्ट आता है, दूध भी कम रहता है, और प्रेगनेंसी में भी रहेगा। अच्छा। वो कंसेप्शन में भी आपको परेशान करेगी जी। वो कंसीव मान लो कम होगी, 2-2 साल में, 3-3 साल में काविंग होगी इसकी जाके। अच्छा। हाँ, इन ब्रीडिंग का बहुत इफेक्ट आता है। अच्छा। तो कितने दिनों में मतलब अब सीमन दे देते हैं इनको? ये सीमन का टाइम हमारा मान लो काविंग से 60 दिन और 90 दिन के बीच में है। अच्छा। हाँ, जैसे काविंग होगी तो 60 दिन और 90 दिन के बीच में आई हो जाती है। अच्छा। हाँ, तकरीबन फार्म पे। और बच्चियों का? कुछ गायें ऐसी भी हैं जो मान लो जो ज्यादा दूध देती हैं, ज्यादा दूध देने वाली गायें की थोड़ी कंसेप्शन कम होती है जी जी, तो वो 120 दिन पे भी जाके कंसीव करती हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जो हमारी हीपर है, हीपर इस पेन में है, आपको दिखाता हूँ। यह भी हमारे पास इस बार 3 हीपर हैं, एक जर्सी में है, 2 HF में है। तो आज ये 3 महीने और 4 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा। एक बछड़ी जो है वो 3 महीने के हैं, और 2 हीपर हैं। तो हीपर जनरली कितने दिनों में प्रेग्नेंट कराते हैं सर? ये 14 से 15 महीने में। 14 से 15 महीने? हाँ, मैं वेट का इंतजार करते हैं, जब उसका वेट हो, जैसे अभी ये हीपर है। अच्छा। ये बच्चा है हमारे पास, ये अभी 8 महीने का है। अच्छा। हाँ, तो जस्ट में अभी इसका 200 kg वेट होगा। अच्छा। 2 क्विंटल के आसपास। कितना केजी हो जाएगा तो फिर सीमन देंगे इसको? 350 kg से प्लस होना चाहिए। अच्छा। देखो जितना अच्छे वेट पे आई करोगे, और तो फिर अच्छा वेट गेन करके उसकी काविंग होगी जी, तभी वो अच्छा दूध निकाल पाएगी। अगर उसका वेट कम वेट पे आप उसकी एआई करोगे जी जी, तो वो पूरा दूध नहीं दे पाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके दूध में फिर कम दूध देगी वो। अच्छा दूध, फिर उसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी जी, जो उसका बॉडी स्कोर वगैरह है वो रुक जाएगा, पूरी ग्रोथ नहीं वो कर पाएगी। अच्छा। आप 350 kg वेट पे अगर एआई करोगे तो काविंग के टाइम तक 600-650 kg वेट हो जाएगा उसका। अच्छा। हाँ, तो सर जैसे एक बछिया जब तैयार हो जाती है, हाँ जी, तो उसमें आप बताएं कैसे डे 1 से उसको मतलब ध्यान देना पड़ता है? जैसे आज जन्म लेती है बच्चिया, हाँ जी, तो उसको क्या ध्यान देना पड़ता है, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर, प्रेग्नेंट होने तक में? बछड़ी का तो देखो जैसे भी मान लो आपकी गाय की काविंग हुई जी, तो उसको दूध पिलाना चाहिए तुरंत 15 से 20 में। आप जेर देने का वो नहीं देखना चाहिए, गाय तब जेर डालेगी तभी आपको दूध पिलाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए जी जी। उसका दूध निकालो और दूध पिलाओ, जितना भी वो पी सके, जिसको खीस बोलते हैं। अच्छा। वो जितना भी पी सके उसको पिलाओ। और मान लो
डिवर्मिंग टाइम पे करो उसकी। कितने दिनों पे सर? डिवर्मिंग तो जैसे स्टार्टिंग में 6-7 दिन की बछड़ी बच्चा हो जाता है, अच्छा। तभी डिवर्मिंग करते हैं। उसके बाद फिर 15 दिन बाद करते हैं। अच्छा। फिर उसके हर महीने पे 6 महीने तक हर महीना डिवर्मिंग करते हैं। अच्छा। हाँ, उसका डेट लिख लेते हैं, इसमें इस टाइम पे हमने उसकी डिवर्मिंग की है। अच्छा। अच्छा। और दूध का हमारा यही 70 से 75 दिन दूध पिलाते हैं। अच्छा। हाँ, 6 लीटर दूध पिलाते हैं, 3 लीटर सुबह, 3 लीटर शाम को। अच्छा। और जब बच्चा 5 से 6 दिन का हो जाता है तो उसके सामने काफ स्टार्टर रखना शुरू कर देते हैं। अच्छा। पानी और काफ स्टार्टर। हाँ। और 3 महीने तक हम उसको तूड़ी, काफ स्टार्टर, पानी और दूध ही देते हैं। अच्छा। हरा चारा साइलेज 3 महीने तक नहीं देते। हाँ। 3 महीने के बाद हम उन पे हरा चारा साइलेज जो भी अवेलेबल है वो हम उस पर डालते हैं जी। और फिर काफ स्टार्टर देते हैं। फिर उसके बाद काफ ग्रोवर देते हैं। अच्छा। अच्छा। 6 महीने तक। 6 महीने के बाद फिर हम उसको हीफर फीड देना शुरू कर देते हैं। तो ये करते करते हमारे मान लो 14-15 महीने में हमारी जो बछड़ी है 350 kg वेट गेन कर जाती है। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर हम मान लो इन पे मिनरल्स भी डालते हैं। अच्छा। ताकि जो अंदर यूट्रस है उसका डेवलपमेंट अच्छा हो सके। अच्छा। अच्छा। और AI करें तो यूट्रस का जो साइज है वो अच्छा मिले। अच्छा। पूरा साइज हो जाए। तो 15-16 महीने पे मान लो हम इनकी AI कर देते हैं। अच्छा। फिर काविंग का जो 23 महीने 24 महीने पे काविंग होती है जाके। तो शेड्यूल तो यही है, अगर आप बच्चे को सही मैनेज करके चलोगे तो जो फर्स्ट लैक्टेशन में है जो बछड़ी आएगी वो अच्छे दूध पे आएगी। अच्छा। तो मतलब एक बछिया को तैयार करने में कितना खर्चा लग जाता होगा? एक बछड़ी को तैयार करने में आज की डेट में 1,20,000 रुपये खर्च आता है। अच्छा। 1,20,000। तो आखिर सर बछिया तैयार करने में डिमेरिट्स क्या है और मेरिट्स क्या है, ये आप बताएंगे? क्या चीज? बछड़ी तैयार करने में मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, इसको बताएंगे सर? मेरिट डिमेरिट्स तो ये देखो, बछड़ी तो हमें फार्म पे तैयार करनी चाहिए, बाहर की बछड़ी का कोई फायदा नहीं है। अच्छा। देखो, हमने जो अपने फार्म पे सीमन लगाया, हमें उसका पता है हमने क्या लगाया। जी जी जी। वो बछड़ी आएगी। हाँ। आपको उसके पूरे रिकॉर्ड का पता है। मैं थोड़ी देर पहले मैंने इन ब्रीडिंग पे जी बिल्कुल आपने बताया। तो वही इसका यही रीजन है। अच्छा। आपको पता होगा ये किस सीमन की है। हाँ। आप उसका पूरा रिकॉर्ड रखोगे तो आगे आप उसका अच्छा सीमन लगाओगे। हाँ। तो अच्छा लगाओगे तो आपका इन ब्रीडिंग से फार्म बचा रहेगा। अच्छा। अच्छा। तो फिर आप उसकी वैक्सीन भी कराते हो, ब्रुसलोसिस की। ब्रुसलोसिस की वैक्सीन भी करानी बहुत जरूरी है। अच्छा। उसकी वैक्सीन अगर नहीं कराओगे तो फार्म में बच्चा गिरने वाली प्रॉब्लम आती है। अच्छा। 3 महीने 5 महीने पे 7 महीने में बच्चा डाल देती है। अच्छा। वो तकरीबन ब्रुसलोसिस की बीमारी होती है। अच्छा। अच्छा। वो फार्म में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें अपनी बछड़ी खुद ही तैयार करनी चाहिए। तो सर अब हम बात करते हैं जैसे इनका फीड मैनेजमेंट के बारे में। तो जैसे जो 15 से 30 लीटर वाली होती है उनका फीड क्या होता है? 30 से 50 और या 30 प्लस वाली जो होती है उनका क्या फीड होता है सर, उसके बारे में बताएंगे? देखो फीड तो हम 3 kg दूध पे 1 kg फीड डालते हैं। अच्छा। हम अपनी खुद की फीड बनाते हैं। अच्छा। तो जैसे हमारी फीड डालते हैं। अच्छा। 40 लीटर वाली होगी उसकी 12 kg फीड डालते हैं। जैसे 50 से 60 65 kg वाली होगी फीड तो उस पर 13-14 kg जाएगी। अच्छा। लेकिन उसको हाई प्रोटीन हाई एनर्जी वाली फीड बना देते हैं। अच्छा। वो थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी। फीड तो हमारी 13 से 14 kg पे जाती है। अच्छा। तो लेकिन उसको फीड को हम और अच्छे से डिजाइन करवाते हैं। अच्छा। मिनरल्स वगैरह ज्यादा डलवाते हैं। अच्छा। अच्छा। ठीक है। और मान लो प्रोटीन लेवल ज्यादा बढ़ाते हैं उसका। अच्छा। एनर्जी अच्छी रखते हैं। तो फीड तो 13-14 kg पे ही रुकेगी। लेकिन वो फीड का जो बैलेंस है वो और इंग्रेडिएंट जो वो ज्यादा अच्छे डल जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो उसको 60-65 kg वाले पे वो फीड चल जाएगी, कोई नहीं। अच्छा। अपनी फीड बनवाते हैं हम, खुद बनवा के लेके आते हैं। अच्छा। हमें पता है हमने अपनी फीड में क्या डलवाया है। अच्छा। खुद वहीं बैठ के फैक्ट्री में बैठ के अपनी बनवा के शाम को गाड़ी लोड करा के तब अपने फार्म पे आते हैं। तो जनरली अगर देखा जाए सर तो 30 प्लस वाली को मतलब 100 kg की मात्रा में कौन कौन सी फीड होनी चाहिए, मतलब क्या क्या होनी चाहिए उसको थोड़ा सा बता देते सर। नहीं, 30 kg वाली या 15 kg से 30 kg के में जो है मान लो फीड में क्या क्या होना चाहिए? कितने % प्रोटीन होनी चाहिए? कितनी प्रोटीन तो हमारी 24% होनी चाहिए। अच्छा। 100 ग्राम। फैट हमारी 5% होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है। और एनर्जी होनी चाहिए हमारी 3100-3200। अच्छा। हाँ, 3100-3200 कैलोरी एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है। तो प्रोटीन हमारी 24% होनी चाहिए। फैट 5% होनी चाहिए। तो फीड अच्छी बन जाएगी। उसके लिए अब हमें ये देखना है हमें उसमें डालना क्या है। अच्छा। ठीक है। तो जैसे प्रोटीन का क्या क्या सोर्स? प्रोटीन में सोया का हो गया, एक मस्टर्ड हो गई, मस्टर्ड केक, मस्टर्ड डीओसी। अच्छा। मस्टर्ड तो सोया में है सोया डीओसी। अच्छा। फुल फैट सोया। अच्छा। एमी प्रो। ये भी सोया का पार्ट है। अच्छा। तो ये इनकी मात्रा डालेंगे तो उससे प्रोटीन अच्छा बनेगा और फिर दूध अच्छा देंगी। अच्छा। और एनर्जी के लिए जैसे मक्की डाल दी, थोड़ा चना डाल दिया। अच्छा। फीड के अंदर। और जैसे फैट के लिए बिनोला डाल दिया। अच्छा। ये चीजें, ये इंग्रेडिएंट है, ये डालते हैं। फिर साथ में मिनरल्स डाल देते हैं, विटामिन। ठीक है। सोडा डालते हैं। अच्छा। और एनर्जी के लिए मोलासिस सीरा डालते हैं। अच्छा। नमक डालते हैं। ये चीजें फीड में डालते हैं तो उससे फीड अच्छी बन जाती है। अच्छा। हाँ जी। तो फीड के मतलब कितने टाइम इसका फीडिंग कराते हैं सर आप?
हम अपने फार्म पे 2 टाइम फीडिंग हमारी। अच्छा, 2 टाइम अभी आपके सामने फीडिंग हो रही है। जी, अब जो ये TMR और है, हम अपने एनिमल पे अलग से कुछ नहीं डालते। अच्छा, जो भी डालते हैं साइलेज है, तूड़ी है, फीड है, मिनरल है, सब इसी के अंदर है। अच्छा, और सारा मिक्स करके ऐसे डाल देते हैं। अब ये कल सुबह तक की फीडिंग इनकी हो चुकी है। कल सुबह तक की कल feeding सुबह तक एक बार में? हाँ नहीं, कल सुबह तक की ये आगे कर देंगे। अच्छा, फिर अब कल जो ये दोपहर पार्ट बचा हुआ हाँ, है हाँ। इस पे कल सुबह फीड डाल के अच्छा। इसको मिक्स करके अच्छा। आगे कर देंगे। कल समझ लो ये पूरा साइलेज पीट से अच्छा 24 घंटे का निकाल के यहाँ डाल दिया है करीब। अच्छा, हाँ, तो ये 24 घंटे का फीड आपका 24 घंटे का यहाँ फिर अगले complete हो 24 चुका है। घंटे के बाद? हाँ, अब अगला 24 घंटे के बाद तो ये 12 घंटे का मिक्स करते हैं, 12 घंटे का दोबारा फिर मिक्स अच्छा करते अच्छा, हैं। तो ये एक बेटर मैनेजमेंट का पार्ट हुआ है। हाँ बेटर, क्योंकि इसमें आपको लेबर कॉस्ट भी कम लेबर लगती है। कॉस्ट आपका कम आ जाएगा। हाँ जी, और उसके अलावा फिर लेबर कॉस्ट के अलावा तो मतलब मैन पावर तो वही चीज हो गई। हाँ, मैन पावर तो देखो, अब हम आगे आगे जैसे अब फार्म अभी यहाँ 2 साल ही फार्म को हुए हैं, अच्छा, तीसरा साल स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो मैन पावर को तो हम 2 या 3 साल में बहुत ही कम कर देंगे। अच्छा, जैसे फार्म अब हमने इधर साइड में फार्म को चालू करना है, जी जी, जैसे इस साइड में बनाया हुआ है इसी साइड में बनाएंगे। अच्छा, इस साइड में हम अपना पूरा क्यूबिकल स्क्रैपर सारा कंप्लीट करेंगे। जी, जो ये गोबर उठाने वाली समस्या है इसको ये खत्म हो जाएगी। हाँ, हाँ, और जो ये फार्म में आप देख रहे हो ये साइलेज को पैरों से मिक्स किया जा रहा है, हाथ से जी मिक्स कर जी, रहे हैं, हाँ, हाँ, इसको भी खत्म कर देंगे। हम ये TMR से शुरू करेंगे। अच्छा, जैसे एनिमल ज्यादा हो जाएंगे तो हाँ, हाँ, TMR से डालना शुरू कर देंगे। जी तो जी, मैन पावर तो 2 या 3 साल में बहुत ही कम हो जाएगी। अच्छा, हाँ 2 या 3 साल मैन पावर आपकी कम हो जाएगी। हाँ, 2-3 साल मान के 2-3 साल में एनिमल बढ़ जाएंगे। एनिमल बढ़ जाएंगे तो रिक्वायरमेंट तो होगी। तो उस रिक्वायरमेंट को देखते देखते हमें फार्म को ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ऑटोमेटिक ही करेंगे तभी जाके मान लो एनिमल को संभाल पाएंगे। तो अब इनके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे सुबह की स्टार्टिंग में क्या होता है इनके साथ में? सुबह में जैसे हम 4 बजे उठते हैं जी, 4 बजे उठने के बाद हम इनको अपने जो लेबर वाले हैं इनको उठा देते हैं। सफाई करने के बाद इनको सबको बांध लेते हैं। अब ये खुली हैं। अच्छा, हाँ, इनको बांध देते हैं मिल्किंग के लिए। अच्छा, हाँ, हमारा ये मोटर पंप लगा हुआ है। अच्छा, ये मिल्किंग मशीन की लाइन लगी हुई है। जी जी, सभी गायों को आगे बांध देते हैं हाँ हाँ, और फिर मिल्किंग करके फिर इनके आगे साइलेज वगैरह थोड़ी जो फीड है मिक्स TMR वो आगे कर देते हैं, इनको खोल देते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, और लेबर वाले फिर अपना अगले दिन का मान लो जो साइलेज है वो उसको गली में डाल देते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, उसके बाद फिर इनका अब इनका काम कंप्लीट हो गया 11 बजे। हाँ हाँ हाँ, अब इनको 4 बजे दोबारा काम पे लगना है। अच्छा, 11 से 4 बजे तक इनका रेस्ट है। और फिर ये 4 बजे लगेंगे और 6 बजे फ्री हो जाएंगे। अच्छा, 2 घंटे का तब काम है, उसके बाद फ्री। अच्छा, 2 घंटे के बाद फिर free? हाँ, 2 घंटे के बाद मान लो सुबह काम का टाइम थोड़ा ज्यादा रहता है, हाँ, हाँ। जैसे सैलेज वगैरह डालना पड़ता है। जी, शाम के टाइम काम बहुत कम हो जाता है। अच्छा, शाम के टाइम तो सिर्फ ओनली मिल्किंग का ही काम है। अच्छा, हाँ, थोड़ा साफ सफाई गोबर वगैरह इकट्ठा कर दिया हाँ हाँ और मिल्किंग करनी है। और सुबह के टाइम अभी मान लो मिल्किंग का भी है और थोड़ा साइलेज डालना है, हाँ हाँ, तो थोड़ा इस टाइम पे 4 घंटे का काम होता है और शाम का 2 घंटे का काम। तो डिवॉर्मिंग वगैरह कितने दिनों पर सर कराते हैं? रिवर्मिंग हम 3 से 4 महीने पे कराते हैं। अच्छा अच्छा, 3 से 4 महीने पे 3 से कराते 4 हैं। महीने पे। तो जैसे प्रेग्नेंट अगर बच्ची होगी तो क्या उस समय भी आप डिवॉर्मिंग कराते हैं? हाँ, डिवर्मिंग कराते हैं। देखो, डिवर्मिंग जो प्रेग्नेंट होती हैं उनकी अलग साल्ट से होती है, जो प्रेग्नेंट नहीं होती उनकी अलग साल्ट से डिवर्मिंग कराते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो इस साल्ट अलग अलग चेंज करते हैं। तो ये मतलब क्या पड़ा हुआ है सर, एक साल्ट जैसा, वो कौन सा मटेरियल? ये सेंधा नमक है। अच्छा, सेंधा नमक देते हैं। हाँ, ये इनके सामने डाल रखा है। अच्छा, देखो, हमारा फीड के अंदर भी नमक है। अच्छा और ये नमक हमने डाल रखा है, जिस गाय की जितनी रिक्वायरमेंट होगी ये इसको चाट लेगी। अच्छा, अपने हाँ, हिसाब से। हाँ, अपने हिसाब से इसको चाटेगी। तो इस सेल में जो है किस तरह के पशु रखे हुए हैं सर? इसमें देखो हमने 3 पैन हमारे मिल्किंग के बने हुए हैं। अच्छा 3 पैन है। अच्छा, 3 पैन में जैसे अभी ये है, हाँ हाँ, ये अभी अभी इनकी आई हुई है 1 महीने की। अच्छा अभी इनमें कोई कंफर्म नहीं है कोई प्रेग्नेंट है या नहीं है। अच्छा, हाँ, इससे आगे हमारे जो 2 पैन है जी जी इसमें सर, इस पैन में मतलब किस तरह की पशु है सर? इसमें हमारी 4 गायें हैं। अच्छा ये 3 महीने से 3.5-4 महीने तक की प्रेग्नेंट है अच्छा, और अभी भी दूध दे रही है। इसमें 35 लीटर 30 लीटर से 35 लीटर तक की गाय है। जी जी, हाँ, और जो ये अगला पैन है हमारा, इसमें भी 5 गायें हैं हमारी। अच्छा उसमें 5 है, उसमें हमारी 5 महीने तक 6 महीने तक की भी प्रेग्नेंट गाय हैं। अच्छा अच्छा, और जो 6 महीने की प्रेग्नेंट गाय हैं वो आज भी 20 से 25 लीटर दूध पे हैं। तो इसमें 4 है ना? इसमें हाँ, तो इसमें 4 हैं। 5 4 9 हुआ। और हाँ, इसमें कितनी है सर? इसमें 5 है। अच्छा, हाँ, तो तो इसमें प्रेग्नेंट कितने महीने वाली है? इसमें 6 महीने तक की अच्छा, प्रेग्नेंट 6 है। महीने तक की प्रेग्नेंट है। हाँ अच्छा, और अभी भी दूध दे रही है? हाँ, अभी भी दूध दे रही है, अगले महीने से ड्राई करनी है। अच्छा, तो ड्राई फिर कैसे करते हैं सर? ड्राई में जैसे गाय हैं अभी 20 लीटर 25 लीटर पे ड्राई होंगी 20 अच्छा, लीटर पे। हाँ, तो इनका पहले फीडिंग 3-4 दिन में 5 दिन में फीडिंग कम कर देते हैं। अच्छा, फीडिंग कम करके बिल्कुल बंद कर देते हाँ हैं। हाँ, साइलेज है उसको थोड़ा थोड़ा करके उसको भी कम कर दे, बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। अच्छा तो 1 हफ्ता 10 दिन इनको सूखी तूड़ी पे रखते हैं। जी,
तो इनका जैसे 3 या 4 लीटर दूध रह जाएगा, उसके बाद इनको इंट्रा मेमोरी थनों में ट्यूब लगा के, एक एक थन में एक एक ट्यूब लगा के, चारों थनों में 4 ट्यूब लगा के इनको ड्राई करके छोड़ देते हैं। उसके बाद 4-5 दिन फिर भी इनको थोड़ा नॉर्मली थोड़ा साइलेज और थोड़ी तूड़ी देते हैं, फीडिंग नहीं करते। एक हफ्ते के बाद ये फिर पूरी प्रॉपर ड्राई हो जाते हैं ट्यूब चढ़ाने के बाद। उसके बाद फिर इनको ड्राई फीड डालते हैं 1 महीना ड्राई, फिर काविंग का मान लो 2 महीने ड्राई रखते हैं हम, 1 महीना ड्राई फीड डालते हैं और 1 महीना काविंग से 1 महीना पहले ट्रांजिशन फीड डालते हैं। हाँ, वो 3 से 4 केजी फीड डालते हैं। अच्छा, तो इसमें 6 है ना? 5 है इसमें 5 है, यानी कि 5 4 9 14। हाँ, तो इन 14 गायों से सर कितनी दूध मतलब निकाल लेते हैं? 14 गायों में आज की डेट में 400 लीटर दूध है। अच्छा, 14 गाय से मात्र 400 लीटर दूध? हाँ, और जब ये पीक टाइम पे थी जी तो इनका 560 लीटर दूध था। अच्छा, हाँ, ये 560 लीटर दूध पे गई है 14 गाय। अच्छा, हाँ, पीक पे था तब? पीक पे था, ये मान लो आप फरवरी मार्च में। अच्छा, मार्च तक इनका इतना दूध रहा है। 3 टाइम की मिल्किंग थी हमारी 15 मई तक। अच्छा, 15 मई के बाद हमने 2 टाइम की मिल्किंग की है। अच्छा, हाँ। तो सर 14 गाय में 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर रखा है। हाँ जी। जो कि एक ज्यादा दिन की प्रेग्नेंट हो गई, हाँ जी, एक जो है कम दिन की प्रेग्नेंट है और एक जो अभी कंफर्म नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। इस रेशियो में आपने बना रखा है, मतलब 33% का रेशियो आपने बना करके रखा है। हाँ जी, हाँ जी, यही चीज है ना? हाँ। और जी जी, अब जैसे हमारे फार्म पे मान लो सितंबर से काविंग शुरू हो जाएगी, तो हम अपने फार्म पे ऐसे रखते हैं हमारा दूध का भी सर्कल बना रहे। अच्छा, अगर जो फार्म पे दूध ही नहीं रहेगा तो खर्च कहाँ से करेंगे? अच्छा, तो उसके लिए दूध भी होना जरूरी है। देखो, खर्चा घर से तो होगा नहीं। जी जी, तो हमने अपने फार्म को इस हिसाब से किया है, जैसे अब इनको ड्राई करेंगे तो कुछ गायें दूध में है, जब ये काविंग पे आएंगी, मान लो 2-3 गायों की सितंबर में काविंग होगी, उस टाइम पे हमारी 3-4 गायें फिर हमें ड्राई करनी है। अच्छा, और जब वो ड्राई करेंगे, मान लो उनकी काविंग होगी, आगे उनके बाद फिर 4-5 गायें ड्राई करनी पड़ेंगी। अच्छा, हाँ, तो हमने एक सर्कल बनाया हुआ है। अच्छा, हाँ, इस तरह, ताकि फार्म पे दूध बना रहे और मान लो इनका खर्चा निकलता रहे। तो 450 लीटर दूध सर कहाँ सेल कर देते हैं? ये हमारा नेस्ले में जाता है। अच्छा, शुरुआत में कहाँ करते थे सर? शुरुआत में हमारा वीटा में जाता था, और जैसे नॉर्मल दूध ही आते हैं गाँव में। अच्छा, हमने कई साल दूधिये को भी दूध दिया है, जिस टाइम उस टाइम पे कम दूध था। जी जी, मान लो जो नेस्ले है वो 100 लीटर से कम दूध नहीं उठाती। अच्छा, 100 लीटर से अगर आपका कम दूध होगा तो आपको इंसेंटिव वगैरह नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, जो उनका प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट देते हैं वो आपको वो नहीं मिल पाएगा, सब्सिडी जो है। तो 100 लीटर दूध है अपने फार्म पे होना भी बहुत जरूरी है। तो किस रेट से आपका दूध मतलब बिक जाता है सर? दूध तो देखो, आज के डेट में 43 से 44 रुपए दूध सेल हो रहा है। अच्छा, तो वो भी टाइम था जब हमारा 20 रुपए 22 रुपए दूध सेल हो रहा था। जब स्टार्टिंग में हमने काम शुरू किया, उस टाइम हमने 8 रुपए से दूध शुरू किया था। जी जी, स्टार्टिंग में हमारा 8 रुपए दूध सेल होता था। अच्छा, हाँ, ये तो अभी मान लो 1.5 साल से ही फार्म में इतना अच्छा रेट आया है। अच्छा, वरना पीछे फरवरी मार्च में 32 से 33 रुपए दूध था। अच्छा, और आज की डेट में मान लो 47 से 44 रुपए, 10 से 11 रुपए दूध का रेट बढ़ चुका है। अच्छा, इसमें आज की डेट में अगर फार्म में अच्छी कमाई है तो 32-33 के रेट में सर क्या मुनाफा बढ़िया हो जाता है? देखो, अगर ब्रीड वाली गायें है ना जी, तो मुनाफा कम होगा तो लॉस भी नहीं होगा। अच्छा, तो आज के टाइम में देखो मुनाफा ज्यादा है। जी जी जी, लॉस तो है नहीं। अच्छा, लेकिन अगर दूध का रेट कम होगा तो आपका मुनाफा थोड़ा कम हो जाएगा, लॉस कभी नहीं होगा। अच्छा, ब्रीड अच्छी होनी चाहिए पर जी 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 जी, दूध देने वाली गाय अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी, तो मुनाफा मतलब होगा ही होगा। मुनाफा तो देखो होगा ही, वो रेट के ऊपर डिसाइड है, कम या ज्यादा। जी जी, मुनाफा जरूर होगा पर। अच्छा, हाँ, तो सर एक गाय अगर देखा जाए तो कितना खर्चा मतलब लग जाता है गायों में? एक गाय का अगर एक्सपेंसेस देखा जाए जनरली सर? जय देखो, एक गाय हमारे फार्म पे जो इस पर हमने काउंट किया है 10,000 लीटर दूध दे देती है। अच्छा, हाँ, 10,000 लीटर दूध मान के चलिए आप, 40 रुपए मानिए, 4 लाख रुपए का हो गया जी। हाँ, तो 4 लाख में कम से कम 2 लाख रुपए का गाय पे खर्चा आ जाता है। अच्छा, 50% का। जी जी, तो 2 लाख रुपए वो आपको एक सीजन में बचा के दे देती है। अच्छा, हाँ, ये हमने थोड़ा मोटा मोटा सा हिसाब लगा रखा है। अच्छा, 2 लाख रुपए बचा कर 2 लाख रुपए गाय पूरे साल में बचा के दे देती है। जी जी, हाँ। चलिए सर, काफी अच्छी आपने जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।